हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार सेन डैफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बॉडी में हमने सबसे पहले पाचन तंत्र की स्टडी की थी। अब हम स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में? श्वसन तंत्र के बारे में। अब देखिए, श्वसन तंत्र है वो उन अंगों का समूह है श्वसन तंत्र उन अंगों का समूह है जो क्या करते हैं? शरीर से ऑक्सीजन व CO2 का आदान प्रदान करके ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करके शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा निर्माण में सहायक होते हैं। कुल मिलाकर अपन ये बोल सकते हैं कि श्वसन तंत्र उन अंगों का समूह है जिसकी सहायता से शरीर और वातावरण के मध्य गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। शरीर और वातावरण के मध्य गैसों का आदान और प्रदान होता है। ठीक है, अब देखिए आगे। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? उन अंगों का समूह है जिससे वातावरण और शरीर के मध्य क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं कि श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से दो गैसें कार्य करती है, एक तो ऑक्सीजन और एक CO2। आपको पता होना चाहिए कि श्वसन है ना, वो प्रकाश संश्लेषण के जस्ट विपरीत प्रक्रिया है। देखिए कैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि हरे पादप हैं वो CO2 प्लस जल और क्लोरोफिल पिगमेंट और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल पिगमेंट की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब देखिए मानव क्या करता है? पोषण के माध्यम से, मानव या जीवधारी है वो पोषण के माध्यम से ग्लूकोज प्राप्त करता है और श्वसन तंत्र के माध्यम से या श्वसन के माध्यम से क्या प्राप्त करता है? ऑक्सीजन प्राप्त करता है। जब इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के माध्यम से अपघटन होता है तो वापस क्या बन जाते हैं? CO2 और H2O बन जाते हैं। जिसके माध्यम से प्रकृति में क्या चलता है? ऑक्सीजन साइकिल चलता है। ऑक्सीजन साइकिल। देखिए ऑक्सीजन चक्र यहीं पे पढ़ देते हैं किस प्रकार से चलता है, फिर आगे अपन श्वसन तंत्र की बात करेंगे। तो ये तो है प्रकाश संश्लेषण और ये है क्या? मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया या श्वसन अभिक्रिया। इसे क्या बोल सकते हैं? श्वसन अभिक्रिया, और इसे बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, देखिए आगे। देखिए प्रकृति में उपस्थित होते हैं CO2। क्या उपस्थित होती है? CO2 वायुमंडल में, और साथ में जल। और ये जल है वो पौधे जड़ों के माध्यम से भूमि से ग्रहण करते हैं। अब ये दोनों मिलकर कौन सी अभिक्रिया करते हैं? ये दोनों मिलकर एक अभिक्रिया पूरी करते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है तो इसके द्वारा निर्माण होता है किसका?
इसके द्वारा निर्माण होता है C6, इसके द्वारा निर्माण होता है C6H12O6, C6H12O6 और साथ में बनती है यहाँ पर ऑक्सीजन। साथ में क्या बनती है? ऑक्सीजन। और अब ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिलकर एक अभिक्रिया और करती है। ये दोनों आपस में मिलकर एक अभिक्रिया और करती है। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? श्वसन अभिक्रिया बोलते हैं। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? श्वसन अभिक्रिया बोलते हैं। और श्वसन अभिक्रिया के द्वारा वापिस CO2 और जल का निर्माण होता है। वापिस CO2 और जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो किसका निर्माण होता है यहाँ पे? वापिस CO2 और जल का निर्माण होता है। याद रह जाएगा। ये क्या है? ऑक्सीजन है चक्कर। ये क्या है? ऑक्सीजन है चक्कर। ठीक है, तो ऑक्सीजन के चक्कर में CO2 और जल है वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन है वो दोबारा मिलकर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन है वो दोबारा श्वसन अभिक्रिया के माध्यम से CO2 और जल का निर्माण कर देती है। CO2 और जल का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन चक्कर बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन चक्कर। अब देखिए आगे, तो हमारा मेन ध्येय था फिलहाल श्वसन तंत्र पढ़ने का। तो श्वसन अभिक्रिया क्या होती है? श्वसन अभिक्रिया क्या होती है कि शरीर में उपस्थित ग्लूकोज या भोजन के घटकों का ऑक्सीजन की सहायता से अपघटन करके मेटाबॉलिज्म या उपापचय प्रक्रिया के द्वारा भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया है, उसे ऊर्जा निर्माण करने की प्रक्रिया है, उसे अपन क्या बोलते हैं? श्वसन अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए, अब ये जो गैसों का आदान प्रदान है उसे हम मानव शरीर के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। तो मानव शरीर के संदर्भ में इसे जानने के लिए हमें दो बातें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले तो हमें श्वसन अंगों का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर हमें श्वसन की प्रक्रिया का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं श्वसन अंगों की। श्वसन अंग, अब देखिए श्वसन अंग। श्वसन अंगों में देखिए, ये जो श्वसन अंग है उनमें अपन बात करते हैं इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से श्वसन तंत्र है। अब श्वसन तंत्र के ये विभिन्न अंग है, ये अपन बना रहे हैं फेफड़े, ये क्या हो गया? श्वसन तंत्र। अब इस श्वसन तंत्र में देखिए, सबसे पहले ये क्या है? नासिका। सबसे पहले ये क्या है? नासिका। और ये यहाँ पे मुख। फिर आगे क्या आएगा? ग्रसनी। क्या आएगा? ग्रसनी। फिर आगे क्या है? कंठ। कंठ के बाद क्या है? श्वास नली। क्या है? श्वास नली। और श्वास नली के बाद ये जो नली है उसे क्या बोलेंगे? श्वसनी। इसे अपन बोलेंगे श्वसनी। और ये श्वसनी है वो आगे चलकर उत्तरोत्तर बहुत सारी पतली पतली नलिकाओं में विभाजित होती जाती है। उत्तरोत्तर बहुत सारी पतली पतली नलिकाओं में विभाजित होती जाती है। और इन पतली पतली नलिकाओं को अपन क्या बोलते हैं? श्वसनिका। उन पतली पतली नलिकाओं को क्या बोलते हैं? श्वसनिका। और ये श्वसनिका है वो आगे चलकर और पतली पतली नलिकाओं में विभाजित होती है और अंत में निर्माण होता है सीमांत श्वसनिका का। और सीमांत श्वसनिका है वो एक थैलीनुमा अंग में खुलती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? कूपिका बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? कूपिका बोलते हैं।
अब देखिए कि श्वसन तंत्र है उसे अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो ऊपरी श्वसन तंत्र और एक होता है निचला श्वसन तंत्र। एक तो ऊपरी श्वसन तंत्र और एक होता है निचला श्वसन तंत्र। तो ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत है ना नासिका, मुख, ग्रसनी और श्वास नली तक का भाग आता है, और निचले श्वसन तंत्र में आते हैं फेफड़े। निचले श्वसन तंत्र में आते हैं फेफड़े। अब देखिए इन सब के नीचे एक पर्देनुमा संरचना होती है। इन सब के नीचे एक फेफड़ों के नीचे एक पर्देनुमा संरचना होती है, और ये जो पर्देनुमा संरचना है ना इसे अपन मध्यपट या डायफ्राम कहते हैं। इसे अपन मध्यपट या डायफ्राम कहते हैं, जिसे अपन मध्यपट या डायफ्राम कहते हैं। अब देखिए आगे, देखिए अब एक नंबर पे अपन बात करते हैं नासिका की। नासिका, एक नंबर पे अपन बात करते हैं नासिका की। बताइए मानव में कितनी नासिकाएं होती हैं? मानव में कितनी नासिकाएं होती हैं? एक या दो? मानव में कितनी नासिकाएं होती है? एक या दो? नासिकाएं एक ही होती है। मानव में नासिका कितनी होती है? एक। कभी आप बोल दो एक जोड़ी, एक जोड़ी नासिका नहीं होती, नासा द्वार होते हैं। क्या होते हैं? नासा द्वार। तो नासिका है ना वो श्वसन तंत्र का सबसे बाह्यतम अंग है। श्वसन तंत्र का सबसे बाह्यतम अंग जो क्या करता है? वातावरण, जो वातावरण और श्वसन तंत्र, वातावरण और श्वसन तंत्र के मध्य बॉन्डिंग का कार्य करता है। जो वातावरण और श्वसन तंत्र के मध्य बॉन्डिंग का कार्य करता है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं कि ये जो श्वसन तंत्र है इसमें नासिका है, उसका निर्माण एक जोड़ी नासा द्वारों से होता है। नासिका का निर्माण एक जोड़ी नासा द्वारों से होता है। कितने? एक जोड़ी नासा द्वारों से होता है, और ये नासा द्वार हैं वो एक दूसरे से नासिका पट द्वारा अलग होते हैं। ये नासा द्वार हैं वो नासिका पट द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। नासिका पट द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अब देखिए, अब ये जो नासिका है ना, ये जो नासिका द्वार हैं वो नासिका गुहा में खुलते हैं। किसमें खुलते हैं? नासिका गुहा में। नासिका किसमें खुलती है? नासिका गुहा में खुलती है। नासिका है वो नासिका गुहा में खुलती है। ठीक है। अब ये जो नासिका गुहा है, ये जो नासिका गुहा है, तो नासिका गुहा में आप ध्यान रख सकते हो कि नासिका गुहा के अंदर तीन प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से क्या होता है? तीन प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जिनकी सहायता से क्या होता है? बताइए। हवा का निस्यंदन होता है। वो पदार्थ कौन कौन से हैं वो देखिए। अब ये जो नासिका है इसमें एक तो होते हैं रोम या महीन बाल, दो नंबर पे अपन बोल सकते हैं श्लेष्मा, और तीन नंबर पे बोल सकते हैं एक पतली एवं महीन झिल्ली में रक्त प्रवाह। एक पतली एवं महीन झिल्ली में क्या? रक्त प्रवाह। अब देखिए, एक पतली एवं महीन झिल्ली में क्या होता है? रक्त प्रवाह होता है। अब सुनिए, जब हम नासिका के माध्यम से हवा ग्रहण करते हैं, तो उस हवा के अंदर रेत के कण, धूल के सूक्ष्म कण बोल सकते हैं, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया, कुछ प्रकार के कवक, ठीक है, और कुछ प्रकार के अन्य अपशिष्ट पाए जाते हैं। अब इन अपशिष्टों को डायरेक्ट रोकता कौन है? रोम या बाल रोकते हैं। कौन रोकते हैं? रोम या बाल रोकते हैं। ठीक है। अब रोम या बाल इन्हें रोक लेंगे। उसके अलावा श्लेष्मा झिल्ली क्या करती है? श्लेष्मा झिल्ली होती है, और श्लेष्मा झिल्ली किसका निर्माण करती है? श्लेष्मा द्रव का निर्माण करती है। ठीक है। और ये जो श्लेष्मा द्रव है, अब ये जो श्लेष्मा द्रव है वो क्या करेगा? रेत एवं कवकों आदि को अपने अंदर चिपका कर रोक लेगा, जिससे हवा के साथ वो आगे फेफड़ों की ओर गति न कर सके। ठीक है। और ये जो श्लेष्मा है, जब इसमें ये हवा के साथ धूल के कण गिरे हुए रुकते हैं तो एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे अपन बुगर बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? बुगर।
जिसे अपन बुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुगर। तो किसका निर्माण होता है? जब श्लेष्मा में धूल आदि के कण मिलते हैं तो एक सॉलिड ठोस पदार्थ का निर्माण होता है जिसे अपन बुगर बोलते हैं। बुगर से आप अच्छी परिचित हो, आप सोच रहे हो वही है बुगर, जो आप सोच रहे हो वही बुगर है। ठीक है, अब देखिए, अब एक पतली और महीन झिल्ली में रक्त प्रवाह होता है और ये रक्त प्रवाह भी क्या करता है? इन हानिकारक पदार्थों को रोकने का कार्य करता है। ये रक्त प्रवाह भी क्या करता है? हानिकारक पदार्थों को रोकने का कार्य करता है, जिससे साफ एवं छनी हुई हवा है वो फेफड़ों में प्रवेश कर सके। साफ एवं छनी हुई हवा है वो कहां प्रवेश कर सके? फेफड़ों में प्रवेश कर सके। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ी? नासिका पढ़ी। तो हमने क्या पढ़ा कि मानव में एक नासिका होती है जिसका निर्माण एक जोड़ी नासा द्वारों से होता है और ये दोनों नासा द्वार है वो एक दूसरे से नासिका पट द्वारा अलग होते हैं। एक दूसरे से नासिका पट द्वारा अलग होते हैं, याद रह जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा कि ये जो नासिका पट द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं तो ये नासिका है वो नासिका गुहा में खुलती है। नासिका है वो नासिका गुहा में खुलती है। ठीक है, अब ये जो नासिका गुहा में खुलती है तो नासिका गुहा के अंदर रोम या बाल, 2 नंबर पे बोल सकते हैं श्लेष्मा और 3 नंबर पे बोल सकते हैं एक पतली एवं महीन झिल्ली में रक्त प्रवाह। एक पतली एवं महीन झिल्ली में रक्त प्रवाह। तो ये रोम, बाल एवं श्लेष्मा मिलकर हवा को छानने का कार्य करते हैं, जिससे साफ हवा है वो फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर सके। जिससे साफ हवा है वो फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ी? नासिका। ठीक है, अब नासिका के बाद हवा कहां प्रवेश करती है? ग्रसनी में प्रवेश करती है। नासिका के बाद हवा कहां प्रवेश करती है? ग्रसनी में प्रवेश करती है। देखिए, नासिका के बाद हवा है वो कहां प्रवेश करती है? 2 नंबर पर ग्रसनी। ग्रसनी में प्रवेश करती है। अब ये जो ग्रसनी है, ये 3 प्रकार की होती है, जिसे हम पाचन तंत्र में भी पढ़ चुके हैं। नासा ग्रसनी, नंबर 2 पे मुख ग्रसनी और नंबर 3 पे कंठ ग्रसनी। नंबर 3 पे कंठ है ग्रसनी, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। अब देखिए, अब ये जो नासा ग्रसनी है, नासिका से हवा कहां प्रवेश करती है? नासा ग्रसनी में। नासिका से हवा कहां प्रवेश करती है? नासा ग्रसनी में प्रवेश करती है। नासिका से हवा कहां प्रवेश करती है? नासा ग्रसनी में प्रवेश करती है। याद रह जाएगा, नासिका से हवा नासा ग्रसनी में प्रवेश करेगी। और कई बार क्या होता है कि हम जब खेल रहे होते हैं या तेज दौड़ लगा रहे होते हैं उस समय हम मुख से भी सांस लेते हैं। हम मुख से भी सांस लेते हैं। तो मुख है ना वो श्वसन के एक द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। मुख है वो श्वसन के एक द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। और यह मुख द्वारा ग्रहण की गई हवा है वो डायरेक्ट मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। मुख द्वारा ग्रहण की गई हवा है वो डायरेक्ट मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो हमने नासा ग्रसनी से हवा या नासिका से जो हवा हमने ग्रहण की थी वो एकदम साफ एवं छनी हुई थी, निस्यंदित थी, यानी उसमें किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ नहीं थे। लेकिन जो हवा हम मुख से ग्रहण करते हैं वो बिल्कुल भी साफ एवं छनी हुई नहीं होती। उसमें हानिकारक पदार्थ उपस्थित होते हैं जो डायरेक्ट हमारे फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। इसीलिए अक्सर बोला जाता है कि जब आप दौड़ लगा रहे हो, रेस कर रहे हो, उस समय कभी भी आपको मुख से सांस नहीं लेना चाहिए। किससे सांस नहीं लेना चाहिए? मुख से सांस नहीं लेना चाहिए। अगर आप मुख से सांस लेते हो तो हवा के कण, हवा के साथ धूल के कण वगैरह वगैरह कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं वो डायरेक्ट आपके फेफड़ों में पहुंचते हैं, जिससे आपको खांसी वगैरह वगैरह की समस्या हो सकती है और आप जल्दी हाँफ सकते हैं। ठीक है, इसलिए श्रेष्ठ धारक, एक श्रेष्ठ धावक के बारे में यह बोला जाता है कि उसे नासिका से हवा ग्रहण करनी चाहिए और मुख से छोड़नी चाहिए। नासिका से हवा ग्रहण करनी चाहिए और मुख से छोड़नी चाहिए, जिससे वो जल्दी उसकी सांस नहीं फूलेगी। ठीक है, तो याद रखना कि मुख है वो श्वसन के द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है और जिससे ग्रहण की गई हवा है वो साफ एवं छनी हुई नहीं होती। और मुख से हवा है वो मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। मुख से हवा है वो मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। तो आपने देखा कि ग्रसनी से हवा गई नासा ग्रसनी में और मुख से हवा कहां गई? मुख ग्रसनी में। ये देखिए, ये नासा ग्रसनी और यहाँ पर मुख ग्रसनी, और मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी दोनों से हवा कहां आती है? कंठ ग्रसनी में आती है।
दोनों से हवा कहां प्रवेश करती है? कंठ ग्रसनी में। ठीक है, तो पाचन तंत्र में भी मैंने आपको बता दिया था कि कंठ ग्रसनी वह स्थान है जहां आहार व हवा दोनों का मार्ग उभयनिष्ठ या कॉमन होता है। दोनों का मार्ग क्या होता है? उभयनिष्ठ या कॉमन होता है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि नासाग्रसनी एवं मुखग्रसनी से हवा कहां प्रवेश करती है? कंठ ग्रसनी में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है? कंठ ग्रसनी में प्रवेश करती है। अब देखिए आगे, अब ये जो कंठ ग्रसनी है वो किस में खुलती है? कंठ में खुलती है। कंठ ग्रसनी है वो किस में खुलती है? कंठ में खुलती है। तो आपने पढ़ा था कि कंठ ग्रसनी और कंठ और ग्रास नलिका, कंठ और ग्रास नलिका के ऊपर, कंठ और ग्रास नलिका के ऊपर एक पल्लेदार या ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अपन ने क्या बोला था? एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। जिसे अपन ने क्या बोला था? एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। वो देखिए, तीसरा है अपने कंठ, तीसरा अपने सामने कंठ। चौथा पार्ट अपन क्या पढ़ते हैं? कंठ पढ़ते हैं। अब देखिए कंठ, ये जो भाग है ना इसे अपन बोलते हैं कंठ। इसे क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो कंठ है, ये जो कंठ है, इस कंठ के ऊपर एपिग्लोटिस, इस कंठ के ऊपर एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन नामक एक पल्लेदार संरचना होती है। घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस नामक एक पल्लेदार संरचना होती है, और यह जो पल्लेदार संरचना है वो आहार व हवा का मार्ग सुनिश्चित करती है। यह ध्यान रखती है कि हवा है वो तो हमेशा श्वसनी में या श्वास नली में प्रवेश करे, और आहार है वो हमेशा ग्रास नलिका में प्रवेश करे। ठीक है, इस कारण से अपन क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। अब देखिए आगे, अब ये जो कंठ है इसे अपन सवर यंत्र भी बोलते हैं। कंठ को अपन क्या बोलते हैं? सवर यंत्र। इसका दूसरा नाम क्या है? वाक यंत्र भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? वाक यंत्र। सवर यंत्र, वाक यंत्र। इसका कारण क्या है कि ये जो कंठ है इसमें एक तंतुमयी संरचना उपस्थित होती है। इसमें क्या उपस्थित होती है? एक तंतुमयी संरचना उपस्थित होती है, और जब एक पतली झिल्ली से हवा बहुत ही तेजी से बाहर निकलती है तो इस झिल्ली में क्या होता है? कंपन होता है, जिससे यह तंतुमयी संरचना भी क्या करती है? कंपन करती है, और इस कंपन के कारण विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती है, जिसकी सहायता से हम बोल सकते हैं, जिसकी सहायता से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सवर यंत्र या वाक यंत्र कहने का कारण क्या है? कि यह ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करता है। इस कारण से अपन सवर यंत्र या वाक यंत्र कहते हैं। अब देखिए आगे बात करें, अब इसके जो सामने का उभरा हुआ भाग है इसे बोलते हैं एडमस एप्पल। क्या बोलेंगे इसे? एडमस एप्पल। और इसका दूसरा नाम है टेटुआ। क्या है? टेटुआ। हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना टेटुओ मोस्ट दिमाते हो। वो टेटुआ क्या होता है? कंठ के सामने का उभरा हुआ भाग। कंठ के सामने का उभरा हुआ भाग क्या होता है? टेटुआ होता है। याद रह जाएगा, कंठ के सामने का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? टेटुआ कहलाता है। अब इस टेटुए के आकार के आधार पर आवाज पतली या मोटी होती है। आवाज पतली या मोटी होती है। आपने देखा होगा कि अक्सर लड़के हैं ना, लड़कों का टेटुआ, लड़कियों के टेटुए से, लड़कों का टेटुआ लड़कियों के टेटुए से बड़ा होता है। लड़कों का टेटुआ लड़कियों के टेटुए से बड़ा होता है। इसी कारण लड़कों की आवाज भारी होती है। क्या होती है? भारी होती है। और लड़कियों का टेटुआ लड़कों की अपेक्षा क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। इस कारण लड़कियों की आवाज पतली, सुरीली या मधुर होती है। लड़कियों की आवाज पतली, सुरीली या मधुर होती है। ठीक है, यह ठीक उसी प्रकार से अगर आपके पास एक मोटे आकार की विसल है और एक पतली विसल है, तो पतली विसल है वो तीखी आवाज करेगी और मोटी विसल है वो मोटी आवाज करेगी। ठीक है, अब ये जो एडमस एप्पल या टेटुए का आकार है ना, वो एक प्रकार का गौण लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। जो एक प्रकार का गौण लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। अब यह गौण लैंगिक लक्षण वह लक्षण जो नर एवं मादा में क्या करता है? विभेद करता है। कि उम्र बढ़ने के साथ किशोरावस्था में जब सेक्सुअल हार्मोन क्रिएट होते हैं उस समय क्या होता है कि लड़कों के टेटुए का आकार बढ़ जाता है और लड़कियों का टेटुआ है वो छोटा हो जाता है। इस कारण लड़कों की आवाज भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज
पतली हो जाती है, जिसके लिए उत्तरदायी हार्मोन लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जिसे अपन लैंगिक हार्मोन या सेक्सुअल हार्मोन भी बोलते हैं। अब देखिए आगे, तो इसे अपन एपिग्लोटिस या घाटी डगन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एडमस एपल या टेटुआ। अब ये जो कंठ है ना वो 9 उपास्थ्यों से मिलकर बनता है। ये कंठ है वो 9 उपास्थ्यों से मिलकर बनता है, और ये 9 उपास्थियां इसे आपस में चिपकने से रोकती है। ये जो 9 उपास्थियां हैं वो कंठ को आपस में चिपकने से रोकती है। ये जो 9 उपास्थियां हैं वो कंठ को आपस में चिपकने से रोकती हैं। अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं। कंठ में उपस्थित उपास्थियां आप जानते होंगे। शरीर में एक होती है अस्थि और एक होती है उपास्थि और एक होती है मांसपेशी। अस्थि है वो शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, जो लचीली नहीं होती, जिसे अपन मोड़ नहीं सकते। और उपास्थि है ना वो लचीली होती है, जिसे मोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए, जब कंठ से हवा बहुत ही तेजी से गुजरती है तो यहाँ पर एक फिजिक्स का रूल लागू होता है कि जहां पर वेग ज्यादा होता है, जहां पर वेग ज्यादा होता है, जहां वेग ज्यादा होता है वहां दाब क्या होता है, कम होता है। जहां वेग ज्यादा होता है वहां दाब कम होता है। जहां वेग ज्यादा होता है वहां दाब क्या होता है, कम होता है। तो जब हम श्वसन ग्रहण करते हैं, हवा का आदान प्रदान करते हैं, उस समय यहाँ पर हवा का वेग क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हवा का वेग ज्यादा है तो यहाँ का दाब क्या हो गया, कम। और बाहर है वो हवा का वेग क्या है, कम है, तो यहाँ पे दाब क्या हो गया, ज्यादा। तो दाब, बाहर दाब ज्यादा है और अंदर दाब क्या है, कम। इसके कंठ है वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। कंठ है वो चिपक जाएंगे। लेकिन जब ये उपास्थि से बना हुआ है तो हवा के गुजरने के तुरंत बाद जैसे ही इसे ब्रेक मिलेगा ये वापिस अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो ये उपास्थियां इसे चिपकने से रोकती है। उपास्थियां वो क्या करती है, कंठ को आपस में चिपकने से रोकती हैं। दैट्स ऑल। आगे देखिए, अब ये जो कंठ है, कंठ के बाद शुरू होती है श्वास नली। कंठ के बाद क्या शुरू होती है, श्वास नली। अब ये देखिए, ये जो कंठ का आगे का भाग है ये क्या है, श्वास नली है। क्या है ये, श्वास नली। अब ये जो श्वास नली है ना वो सी आकार के छल्लों से, ये श्वास नली है वो सी आकार के, श्वास नली है वो सी आकार के छल्लों से मिलकर बनती है। और ये छल्ले उपास्थियों से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं, उपास्थियों से बने होते हैं। और उपास्थियों से बने हुए ये छल्ले, उपास्थियों से बने हुए ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने नहीं देते, श्वास नली को आपस में चिपकने नहीं देते। अब आप आगे देखो कि ये श्वास नली है वो आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है, और इस श्वास नली की लंबाई लगभग होती है 25 सेंटीमीटर, लगभग 25 सेंटीमीटर। अब ये जो श्वास नली है वो आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं श्वसनी। श्वास नली है वो आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, श्वसनी। और श्वसनी है उनकी संख्या 2 है, एक तो दाईं श्वसनी और एक है बाईं श्वसनी। तो देखिए, इस साइड वाला भाग, मैथ के रूल याद नहीं रखने, मैथ के जस्ट अपोजिट, ठीक है। इस साइड वाला भाग बाईं श्वसनी और इस साइड वाला भाग है दाईं श्वसनी। ये तो दाईं श्वसनी है, ये दाईं श्वसनी है, और ये क्या है, बाईं श्वसनी है। ये दाईं श्वसनी है और ये क्या है, बाईं श्वसनी। अब ये श्वसनी है ना वो आगे चलकर प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, इस प्रकार से कई भागों में बढ़ती है। और प्रत्येक श्वसनी आगे चलकर और पतली नलिकाओं में विभाजित होती है, जिसे अपन बोलते हैं श्वसनिका। जिसे अपन क्या बोलते हैं, श्वसनिका, जिसे अपन बोलते हैं श्वसनिका। और श्वसनिका आगे चलकर और पतली नलिकाओं में विभाजित होती है, जिसे बोलते हैं अपन सीमांत श्वसनिका, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सीमांत श्वसनिका। और ये सीमांत श्वसनिका है ना एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, वायु प्रकोष्ठ या कुपिका। आप इसे एक डायग्राम से याद रख सकते हैं, देखिए कैसे। श्वास
नली। ठीक है, अब श्वास नली है वो दो भागों में बढ़ती है। नंबर एक देखिए याद रखिए, इस साइड में कौन सी होगी, ये कौन सा हाथ है, दायां या बायां, दायां हाथ, तो इस साइड में दाईं श्वसनी, और इस साइड में बाईं श्वसनी, दाईं श्वसनी है बाईं श्वसनी। अब प्रत्येक श्वसनी है ना वो आगे चलकर किसमें बढ़ती है, प्राथमिक श्वसनी, और प्राथमिक श्वसनी आगे चलकर है द्वितीयक श्वसनी में, और द्वितीयक श्वसनी है वो आगे चलकर है तृतीयक श्वसनी में बढ़ती है। ठीक है, तृतीयक श्वसनी में बढ़ती है, इसे अपन बोलते हैं ट्रेकिया, इसे क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। ठीक है, और श्वसनी है इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। तो ये सब की सब क्या है, ब्रोंकाई है, ये सब की सब क्या है, ब्रोंकाई। ठीक है, अब ये जो श्वसनी है वो आगे चलकर श्वसनिका में विभाजित होती है, किसमें विभाजित होती है, श्वसनिका में। प्रत्येक श्वसनी आगे चलकर किसमें विभाजित होती है, श्वसनिका में, श्वसनिका में विभाजित होती है। और श्वसनिका है वो आगे चलकर और पतली महीन नलिकाओं में विभाजित होती है, जिसे अंत में अपन क्या बोलते हैं, सीमांत श्वसनिका, सीमांत श्वसनिका। और ये जो सीमांत श्वसनिका है वो एक थैलेनुमा संरचना में खुलती है, एक थैलेनुमा संरचना में खुलती है, जिसे अपन कुपिका या वायु प्रकोष्ठ, कुपिका या वायु प्रकोष्ठ कहते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कुपिका या वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। अब देखिए आगे, तो अपन ने क्या पढ़ा कि श्वास नली से हवा है वो दाईं श्वसनी में प्रवेश करती है, और श्वसनी से प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी से द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी से तृतीयक श्वसनी से होते हुए श्वसनिका, और श्वसनिका से अंत में सीमांत श्वसनिका, और सीमांत श्वसनिका से कहां पहुंचती है, कुपिका या वायु प्रकोष्ठ में पहुंचती है, कुपिका या वायु प्रकोष्ठ में पहुंचती है। तो कुपिका या वायु प्रकोष्ठ ही वह स्थान है जहां पर गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। कुपिका या वायु प्रकोष्ठ ही वह स्थान है जहां पर क्या होता है, गैसों का रुधिर और फेफड़ों के मध्य गैसों का क्या होता है, आदान और प्रदान होता है। याद रह जाएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, नासिका। एक नासिका एक जोड़ी नासा द्वारों से बनी हुई होती है, जिसे नासिका पट्ट एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। और नासिका है वो किस में खुलती है, नासिका गुहा में खुलती है। नासिका है वो किस में खुलती है, नासिका गुहा में खुलती है। और नासिका गुहा के अंदर क्या क्या उपस्थित होते हैं बताइए। एक तो होता है श्लेष्मा, रोम या बाल, और तीसरा एक पतली एवं महीन झिल्ली में रक्त प्रवाह, जो क्या करते हैं, हवा को साफ एवं निस्यंदित करने का कार्य करते हैं, जो हवा को साफ एवं निस्यंदित करने का कार्य करते हैं। आगे बात करें, अब नासिका गुहा से हवा पहुंचती है किसमें, ग्रसनी में। ग्रसनी से कौन सी ग्रसनी में, नासा ग्रसनी में, और नासा ग्रसनी से कंठ ग्रसनी में। फिर हमने क्या पढ़ा कि मुख है वो श्वसन के एक द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है, कि मुख है वो भी आवश्यकता पड़ने पर हवा ग्रहण करने का कार्य करता है। लेकिन मुख द्वारा ग्रहण की गई हवा नासिका की भांति ग्रहण की गई हवा की भांति साफ एवं शुद्ध नहीं होती। ठीक है, फिर मुख से हवा मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है, और मुख ग्रसनी से हवा कंठ ग्रसनी में प्रवेश करती है। फिर हमने क्या पढ़ा कि कंठ ग्रसनी वह भाग है जहां भोजन और हवा का मार्ग उभय होता है, कॉमन होता है या उभयनिष्ठ होता है। फिर कंठ ग्रसनी से हवा कहां पहुंचती है, कंठ में। और कंठ के जस्ट ऊपर के भाग में क्या उपस्थित होता है बताइए, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यह आहार व हवा का मार्ग सुनिश्चित करता है, आहार व हवा का मार्ग सुनिश्चित करता है। फिर हमने क्या पढ़ा, कंठ। कंठ है वो उसे अपन वाक्य यंत्र, स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वाक्य यंत्र, स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कंठ है इसके सामने का उभरा हुआ भाग, कंठ के सामने का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, टेटुआ या एडमस एप्पल कहलाता है। टेटुआ या एडमस एप्पल कहलाता है। लड़कियों का टेटुआ है वो लड़कों की अपेक्षा छोटा होता है, और लड़कों का टेटुआ वो थोड़ा बड़ा होता है। इसी कारण लड़कों की आवाज भारी होती है और लड़कियों की आवाज पतली एवं मधुर होती है। ठीक है, आगे बात कर सकते हैं अपन, यह एक प्रकार का क्या है, गौण लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण है।
ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि कंठ के अंदर वाक रज्जु नामक संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वाक रज्जु। वाक रज्जु, वाक रज्जु नामक संरचना पाई जाती है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक रज्जु नामक संरचना पाई जाती है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि कंठ है वो बना हुआ होता है 9 उपास्थियों से। कितनी उपास्थियों से? 9 उपास्थियों से बना हुआ होता है, और ये उपास्थियां कंठ को आपस में चिपकने नहीं देती। ये उपास्थियां कंठ को आपस में चिपकने नहीं देती। ठीक है, फिर कंठ है वो किसमें खुलता है? श्वास नली में। और श्वास नली है वो सी आकार की, श्वास नली है वो सी आकार के, श्वास नली सी आकार के उपास्थियों से बने हुए छल्लों से निर्मित होती है, और ये उपास्थीय छल्ले इस श्वास नली को आपस में चिपकने नहीं देते। अब ये श्वास नली है वो आगे चलकर 2 भागों में विभाजित होती है, जिसे अपन दाईं श्वसनी एवं बाईं श्वसनी बोलते हैं। ठीक है, श्वसनी को ब्रोंकाई बोला जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक श्वसनी है वो आगे चलकर और पतली नलिकाओं में विभाजित होती है, जिसे अपन क्रमशः प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी एवं तृतीयक श्वसनी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो श्वसनी है वो आगे चलकर और पतली नलिकाओं में विभाजित होती है, जिसे अपन श्वसनिका या ब्रोंकियोल बोलते हैं। श्वसनिका या ब्रोंकियोल, श्वसनिका या ब्रोंकियोल बोलते हैं। ठीक है, अब ये ब्रोंकियोल या श्वसनिका है वो आगे चलकर और पतली महीन नलिकाओं में विभाजित होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सीमांत श्वसनिका बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? सीमांत श्वसनिका बोलते हैं। और सीमांत श्वसनिका है वो एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है, एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? वायु प्रकोष्ठ या कुपिका बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? वायु प्रकोष्ठ या कुपिका। ठीक है, आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि गैसों का आदान प्रदान श्वसन तंत्र या फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो कुपिका या वायु प्रकोष्ठ। कहाँ होता है? कुपिका या वायु प्रकोष्ठ में किसका आदान प्रदान होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आज हमने पढ़ा है ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे किसके बारे में? फेफड़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर आगे हम श्वसन की क्रियाविधि को खत्म करते हुए अपने आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।